कैसे हो? चलो आज हम लोग सीखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले जानिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो कोई भी समीकरण जो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे जैसे देखिएगा तो इस टाइप का जो समीकरण होता है, जैसे 5x प्लस 3y बराबर मान लीजिए 8, ये क्या हुआ? रैखिक समीकरण हुआ दो चर वाला, क्योंकि इसमें देखिए दो चर मौजूद है, एक x और दूसरा y। कौन कौन है? एक x है और दूसरा y है। फिर आप देखेंगे तो 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 16, ये भी आपका दो चर में है, क्योंकि यहां भी दो चर मौजूद है, एक x है और दूसरा y है। और ये जो ABC देख रहे हैं, ये कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, समझ गए ना? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, तो इसे क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। उसके बाद आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, याद रखिएगा। युग्म का मतलब क्या हुआ? जोड़ा। मतलब अगर दो चर वाले समीकरण को, दो समीकरण को एक साथ लेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे यहां से आप देखिएगा तो जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 ले लीजिए। अगर इस दोनों समीकरण को हम एक साथ ले लें तो यही कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या कहलाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि यहां पर युग्म है और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि एक साथ अगर आप दो समीकरण लेते हैं तो उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। बात क्लियर यहां तक? अब हम लोग देखते हैं इसके हलों की संख्या। इसके हलों की संख्या क्या होता है, उससे पहले हम लोग हल जान लेते हैं। हल क्या होता है? हल होता है यानी कि x और y का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण युग्म का हल। समीकरण युग्म का हल, यहां से याद रखिएगा, समीकरण युग्म का हल। समीकरण युग्म का हल देखिएगा, x तथा y का वैसा मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट करता है तो उसे समीकरण युग्म का हल कहते हैं। तो उसे समीकरण युग्म का हल कहते हैं। क्लियर यहां तक? क्या कहते हैं? समीकरण युग्म का हल। जैसे देखिएगा, जैसे देखिए यहां पर जैसे एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और यहां पर दिया गया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहां समझिए, अगर x का मान 1 और y का मान 1 रखते हैं तो 5 आता है, फिर इसमें भी वही मान रखने पर 8 पूर जाता है। तो ये x बराबर 1 तथा y बराबर 1 दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 1 क्या है? उस समीकरण युग्म का हल है। x बराबर 1 तथा y बराबर 1 दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। और समझिए, संतुष्ट करने का मतलब होता है कि इसमें x और y के मान रखने के बाद जो बराबर के बाद दिया गया है, अगर उसके बराबर आ रहा है तो आप समझिए कि वह उसको संतुष्ट कर रहा है और वही उसका हल होता है। आगे आप सीखिएगा इसको समीकरण निकालने के तरीके, जिसमें आपको ग्राफीय तरीका होगा, बीजीय तरीका में आपको आ जाएगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि, जो अगले एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ ये समझ गए हैं क्या चीज, कि समीकरण के हल क्या होता है ये। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कि हलों की संख्या कितना होता है। एक समीकरण युग्म में मैक्सिमम कितना हल हो सकते हैं? तो हलों की संख्या, समीकरण युग्म के हलों की संख्या। चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या होता है और कितने होता है।
पहले तो ये आपको पता हो चुका है कि कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है दो चर वाले वह इस रूप में रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है। और अगर दूसरा इक्वेशन एक ही साथ ले ले तो इसे इंडिकेट करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से इंडिकेट करेंगे। इसको अगर मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 2, तो इस रूप में होता है। अगर इसमें आप देखेंगे, तो अगर आपको एक कंडीशन ऐसे मिलेगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो इसमें अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि x और y के किसी एक मान पर ही वह क्या होगा, दोनों समीकरण संतुष्ट कर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। इसी को बोलेंगे आप संगत बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अविरोधी बोलेंगे। अविरोधी आपसे पूछा जाए तो यही हो जाएगा, संगत पूछा जाएगा तो यही हो जाएगा, अद्वितीय पूछा जाएगा तो यही हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी भी अगर आपको पूछेगा कि ग्राफ में है तो प्रतिच्छेदी भी हम लोग इसी को कहेंगे। किसको? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, संगत, अविरोधी और प्रतिच्छेदी। ये चारों इसी में हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आपके सामने ये आ सकता है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। ठीक है, तो इसमें अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल। कितना हल होता है? x और y के अनेक हल। इसको आप संपाती बोलेंगे। ये संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। और ये संपाती होता है, संगत होता है, और ये आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। जो इसमें से पूछे वो आप बता देंगे। तीसरा जो आपको के सामने कंडीशन आएगा वो इस प्रकार के आ सकता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। और इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं। इसका जो ग्राफ देखेंगे तो वह समांतर हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं। और इसमें ये विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विरोधी है ये। ठीक है, ये चारों इसी में होगा। क्लियर हुआ यहां तक? कितने कंडीशंस है? 3 कंडीशन। एक हो सकता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अगर इस रूप में आए तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। इसी को आप संगत बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों क्या होगा? इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देगा उसका ग्राफ। अगर ये y एक्सिस ले लें, यहाँ x एक्सिस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। अगर इसमें देखें, अगर इसका ग्राफ देखिएगा तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। क्या होगा? कि एक ही ग्राफ पर, एक ही लाइन पर दोनों लाइन आ जाएगा, यानी कि संपाती हो जाएगा। अगर तीसरा के लिए, इसके लिए आप देखते हैं तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा? समांतर इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? समांतर। इस तरह से ये ग्राफ देखने को मिलेगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। पहला अगर एग्जाम्पल ले, यहाँ पर पहला अगर एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 है। दूसरा है 3x जोड़ 2y बराबर भी 5 ही है, बराबर 5 ही है। तो इसमें बताइए कि ये कौन होगा? ये होगा पहला कंडीशन होगा कि दूसरा कंडीशन, यानी कि कोई हल नहीं, कि अनेक हल, कि अद्वितीय हल होगा। तो इसको हम लोग पहले जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। तो देखिए, जो पहला समीकरण में x के बगल में होता है वह a1 के मान होता है, और इसमें a1 का मान कितना है? हुआ 2। इसमें हुआ कितना? 2। और इसमें देखिए पहला समीकरण में जो y के बगल में होता है वह b1 के मान होता है, और जो बराबर के बाहर होता है वह किसका मान होता है? c1 का मान होता है। फिर देखिए a2 का मान हो जाएगा कितना? 3, b2 का मान हो जाएगा 2, c2 का मान हो जाएगा कितना? 5। तो अगर इसमें आप निकालते हैं यहां से a1 बटे a2 तो ये निकल जाएगा 2 बटे 3। फिर आप निकालिएगा b1 बटे b2 तो यह निकल जाएगा आपको 3 बटे 2। और c1 बटे c2 देखिएगा तो 5 बटे 5, यानी कि इसको काटने पर कितना आ जाएगा? 1।
यहां जब आप इसके मानों को देखेंगे तो आपको इसमें भिन्नता दिखाई देगा, यानी कि ये 2/3 है, ये 3/2 है, यानी कि 1 है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, और बराबर में नहीं है तो ये कंडीशन है, और इस कंडीशन का मतलब इसमें कितना हल हुआ, इसका अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, अर्थात क्या हुआ? अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और इस तरह से आपसे पूछे, अगर मान लीजिए कि इस रूप के आता तो हम बता देते अनेक हल है, अगर इस रूप से आता तो हम लोग बता देते कोई हल नहीं है। आपसे अगर संगत असंगत पूछा जाता तो इसमें बता देते ये दोनों कंडीशन में संगत है, इस दोनों कंडीशन में क्या है? संगत है। और असंगत का कंडीशन एक ही होता है, असंगत का कंडीशन एक ही होता है जो ये वाला है, और संगत इस दोनों रूप में होता है। तो क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यहां से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण सीखे हैं, समीकरण युग्म का हल सीखे हैं, और समीकरण युग्म के हलों की संख्या अब समझ गए कि हलों की संख्या कितना होता है। कोई हल नहीं हो सकता है, एक हल हो सकता है और अनेक हल हो सकता है, और किस कंडीशन में कौन से हल होता है ये भी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है, एक एग्जाम्पल यहाँ बता दिया है, और इसी एग्जाम्पल के बेस पर आगे भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना लेंगे। ठीक है।